अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। छापे, पकड़ धकड़, कागज़ की छीना झपटी, कुछ काम ना आया। तमाम तर हथकंडों के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ के हामी कितने हजार लोगों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए, लिस्ट आ गई। इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन पर इमरान खान का खौफ तारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने के लिए कौन सा नया हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और व्यूअर्स आपको बताएं कि इमरान खान इलेक्शन रिकॉर्ड से गायब, और ये साजिश किसने रचाई, रिकॉर्ड छुपाने वाला कौन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब अदालत जाने का ऐलान कर दिया और कल पेशावर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा। जब इलेक्शन होने में कुछ हफ्ते बाकी रह गए, वफाक में 2 अफसरान को फारिग कर दिया गया। इन अफसरान को देर से क्यों फारिग किया गया और इनसे क्या क्या काम लिए गए, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में बोले गए झूठ पकड़े गए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की इंतजामिया के खिलाफ चार्जशीट भी सामने आ गई, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर बिलावल वज़ीर-ए-आज़म, 17 वजारतें बंद, मुझे क्यों बुलाया, नवाज शरीफ का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम, इसकी तफसील भी आपके साथ हम मुकम्मल जो है वो आपके सामने रखेंगे। और फिर आखिर में नवाज शरीफ का नजूमी दमाद, और नजूमी दमाद ने नए साल के लिए क्या पेशन गोइयाँ की, इस नजूमी की भी तफसील से कहानी आपको सुनाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान में वो लोग जो मुल्क के हालात से परेशान हैं, वो आज के हालात को, आज के इलेक्शन को और इलेक्शन में जाने से पहले वाली सिचुएशन को 77 से कंपेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान में ऐसे हालात हमने माजी में देखे जब एक जमात के वजूद को और उसकी अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया गया। पाकिस्तान को आपने 2 लख्त कर दिया। आज भी हमारे हालात वैसे ही हैं जब एक जमात के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा रहा। आपने घरों पर छापे मार कर देख लिए, चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके देख लिया। आपने घर की खवातीन को उठाकर देख लिया, बच्चों पर मुकदमात बनाकर देख लिया, कागज चोरी करके देख लिए, लोगों के घरों पर छापे मारकर देख लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवा कर देख ली। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिकॉर्ड कागजात नामजदगी जमा करवा दिए और एक बड़ी फौज जो है तहरीक इंसाफ की अब इलेक्शन के मैदान में जंग लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तारीखी रिकॉर्ड है जी, 2434 उम्मीदवार जो है वो मैदान में उतारे गए। और तहरीक इंसाफ का जो प्लान बी है व्यूअर्स, इसकी कहानी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार आए, इनके मुताबिक इलेक्शन कमीशन में कौमी और 4 सूबाई असम्बलियों के 859 नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी जमा जो हैं वो कराए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2434, नून लीग 2134 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 1651 कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि ये कोई रिकॉर्ड है। मैंने आपको 3 दिन पहले एक खबर आपके साथ शेयर की और इस खबर के मुताबिक होगा क्या कि एक बड़े पैमाने पर आजाद उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। और ये उम्मीदवार कौन होंगे कोई नहीं जानता। बहुत सारे ऐसे गुमनाम लोगों को मैदान में उतार कर जितवाया जाएगा और फिर इन्हें किस जमात में शामिल करना है, इस बयान से व्यूअर्स ये साफ वाजे है जो परवेज खटक ने आज दिया। जो सवाल उनसे पूछा गया और जो उन्होंने जवाब दिया बल्ले के हवाले से, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा मंशूर तैयार हो चुका है, चंद दिनों में पेश करेंगे, इलेक्शन मुहिम जारी है और हम मेहनत कर रहे हैं। वफाक ने हमारे हकूक जब्त किए हैं, वो हासिल करने हैं। जमशुदा इजला के साथ बहुत ज्यादती हो रही है, फंड्स नहीं आ रहे। अब उन्हें कोई मंशूर चाहिए था, इसलिए एक रेडीमेड मंशूर यानी सूबों और वफाक के साथ, उनको मालूम है कि उन्होंने वफाक में तो हुकूमत नहीं बनानी, लिहाजा सूबे की जंग है और सूबे की हवाले से एक मंशूर तैयार किया जाए रेडीमेड और इसे वफाक से लड़ा दिया जाए। और हकूक की बात करके पाकिस्तान के अंदर अपनी जमात को वो इंतखाबात में किसी मकाम पर ये पहुंचाना चाहते हैं। व्यूअर्स, आपको बता दें कि परवेज खटक साहब ने यह भी कहा कि हमारे बहुत से आज़ाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। आपको पता चल गया कि मैं आपसे 3 दिन पहले क्या कह रहा था। परवेज खटक साहब ने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में
के साथ जो है वो उनका एक मोहब्बत नामा चल रहा है, एक प्यार की पींगे। और जिस तरह इन्होंने एक अपनी जमात को पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के नाम से बनाया, इसके पीछे कौन लोग हैं पूरी दुनिया जानती है कि परवेज़ खटक साहब का क्या मकाम है और परवेज़ खटक साहब क्या करने जा रहे हैं। 3 दिन पहले जो मैंने आपको बताया कि आज़ाद उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे और दूसरी तरफ परवेज़ खटक साहब ये कहते हैं कि हमारे आज़ाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आज़ाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये 300 अफराद कौन से हैं और पूरे पाकिस्तान में इन्हें कहां कहां से उतारा जाएगा। हर सूबे में वो जमातें जिन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है, ये उनमें जाकर शामिल हो जाएंगे और फिर वफाक के अंदर हुकूमत की जो जोड़ तोड़ है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा। व्यूअर्स, एक जुमला जो परवेज़ खटक साहब ने यह भी कहा कि हमें बल्ले के निशान की ऑफर थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब आपको ये भी मालूम पड़ गया होगा कि बल्ले का निशान ख़त्म करने वाले, मिटाने वाले और फिर उसके हवाले से बयानात देने वाले लोग कौन हैं और फिर आज़ाद उम्मीदवारों को किस तरह मैदान में उतारा जाएगा। ये एक सवाल उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि सिर्फ कौम को ये ज़रूर बता दें कि बल्ले का निशान देने वाले ये कौन लोग थे जो आपको ऑफर करवा रहे थे, क्योंकि इससे पहले ओन चौधरी ने बल्ले के निशान की दरख्वास्त दी थी लेकिन आपने नहीं दी। और जब आपने दरख्वास्त नहीं दी, आपकी ख्वाहिश भी नहीं है, तो फिर ये किसने आपको ऑफर करवाई कि हम पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस है इसे हम बल्ले का निशान जो है वो दे देंगे। तो इस पर ज़रूर इनको टैग करें, इनसे सवाल पूछें और सवाल इनसे पूछने के बाद आपको अगर जवाब मिल जाए तो पाकिस्तान की कौम को ज़रूर दे दीजिएगा। क्योंकि व्यूअर्स, मसला यहाँ पर यह है कि सवाल पूरी कौम को इसका जवाब जो है मालूम है कि परवेज़ खटक साहब कौन सी गेम जो है वो खेल रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफिन कहाँ हैं? पीटीआई के वो मुखालफिन शर्म से पानी पानी हो चुके जो कल तक कह रहे थे कि इमरान खान की मकबूलियत कम हो गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दफन हो गई, बल्ले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद ही ख़त्म हो गया। इन तमाम लोगों के मुंह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ से ये एक जन्नाटेदार थप्पड़ है, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवारों ने रिकॉर्ड तादाद में कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। आरोज़ की जो खूब खातिर तवाज़ो के बावजूद नून लीग के कागजात नामजदगी कम होना इस बात का सबूत है कि नून लीग गैर मकबूल है। और नून लीग की हमायत से जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए उनमें ज़्यादातर वो लोटे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए, पैराशूटर्स थे, किसी की गोद में बैठ कर आए। नून लीग और दीगर जमातें उनके तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से 400 के करीब जो हैं लोग नून लीग और दीगर जमातों में गए और ये नंबर जो है ना बहुत बड़े हैं। इतने उम्मीदवार खोने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त भी सबसे आगे। लेकिन फिर मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो आज़ाद उम्मीदवार है ना, ये जो बहुत बड़ी तादाद में जो नंबर्स हैं ना, इसी तादाद के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें उतारा गया ताकि जितवाया जा सके और जितवाने के बाद अपनी मर्जी की पार्टीज के अंदर इन्हें लैंड करवाया जाएगा। व्यूअर्स, इलेक्शन कमीशन का प्लान बी भी आपको बता देते हैं। इंतजामिया अब करने क्या जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश जो उन्होंने की है और इमरान खान सुरखरू हुए। अब दूसरा प्लान सामने ये आया कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले तमाम उम्मीदवारों को पुलिस, इसके साथ साथ नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक, पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन, नेशनल कम्युनिकेशन डिवीजन, हाउसिंग डिवीजन, चारों चीफ सेक्रेटरीज CDA की स्क्रीनिंग से गुजरना होगा और तमाम मराहिल पार करने वाले स्कूटनी जो है उसका मरहला यानी उसे पास करेंगे। इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और हामी उम्मीदवारों पर रातों रात पर्चे काटे जाएंगे। उन्हें इस रियासत के लिए खतरा साबित करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होगी और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े उम्मीदवारों के नाम लिस्ट में से बाहर किए जाएंगे। सिर्फ इन लोगों के कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए जाएंगे जो अपने हल्के में ज़्यादा बाअसर नहीं हैं और या जिनके जीतने के इम्कानात जो है ना वो बहुत ही कम है। व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्या असर पड़ेगा, इस सवाल का जवाब भी आपको हम दे देते हैं। इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक बात का ख्याल रखना चाहिए और वो ये बात है कि इस वक्त वोट सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है, इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं। इससे पहले भी लोगों को इमरान खान के नाम पर वोट पड़े और इस बार भी उन्हीं का नाम जो है वो इस्तेमाल होगा, यानी वोट इमरान खान का ही होगा। लोग जो है ना ये मेला लूटने के लिए
आपको इस इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो नजर आएंगे जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले और निशान के नाम पर और हालात के नाम पर हासिल की है। और उन्होंने जब तहरीक इंसाफ के लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, उन पर मुकदमात हो रहे थे और जो लोग लंदन में बैठे रहे, पाकिस्तान नहीं गए, एकदम से उन्हें ख्याल आया और उन्होंने पाकिस्तान की परवाज़ जो है वो ली और अब उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करवा दी है। ऐसा लगता ये है कि इससे पहले भी तहरीक इंसाफ को इस्तेमाल किया गया और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे इसमें ऐसे उम्मीदवार हैं जो इस्तेमाल करेंगे ताकि इक़्तिदार तक किसी न किसी तरह पहुंचा जा सके। और आने वाले दिनों के अंदर ये लोग किस तरह तहरीक के साथ खड़े होंगे, ये एक बुनियादी सवाल है। व्यूअर्स, इमरान खान का इलेक्शन रिकॉर्ड से उन्हें गायब कर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर अब अदालत जाने का ऐलान है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन ने रात गए एक ऐसी वारदात डाली, 176 सियासी जमातों की ताज़ा तरीन फहरिस्त जारी की, जिसमें पार्टी सरबराहान की फहरिस्त से इमरान खान का नाम हटा दिया गया। ना सिर्फ उनका नाम हटाया गया बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीडरलेस जमात बनाने की भी कोशिश की। आपने इससे पहले भी लीडरलेस जो पाकिस्तान के अंदर जलसे हुए वो भी देख लिए। अब इलेक्शन लीडरलेस होगा और आपको मालूम पड़ जाएगा कि जो जमात जिसे आपने लीडरलेस बना दिया मकबूल कितनी है और पाकिस्तान की आवाम इसके साथ किस हद तक जाती है। आपको ये भी बता दें कि व्यूअर्स, इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराही से हटाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो नफसियाती तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वोटर्स को कमज़ोर करें। ये जितनी भी चीज़ें इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ हो रही हैं, इसका वाहिद मतलब सिर्फ लोगों को इस बात के लिए मजबूर करना है कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, लिहाजा किसी दूसरी जमात का साथ दें या मुतबादिल ढूंढें या फिर वोट डाला ही ना जाए और जितने कम वोट उतनी ज़्यादा धांधली के इम्कानात भी बढ़ जाएंगे। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि इमरान खान ने अब अदालत जाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबी निशान केस पर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से वो रुजू कर रहे हैं और कल ये पिटीशन जो है वो दायर कर दी जाएगी और पिटीशन हमारी इतलात के मुताबिक इसे तैयार कर लिया गया। अब दरख्वास्त के ऊपर मुमकिना एतराज़ात क्या लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला वापस ना मिलने के रास्ते में एक और रुकावट ये भी है कि एक हफ्ता गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन का जो फैसले की तस्दीक शुदा कॉपी है जो फराहम नहीं की। यानी इससे बड़ी पाकिस्तान के अंदर कोई इदारा जो है ना वो मुल्क के साथ गद्दारी कैसे कर सकता है, इसकी सबसे बड़ी मिसाल इलेक्शन कमीशन है। उन्हें मालूम था कि हमने अगर फैसले की कॉपी दे दी तस्दीक शुदा तो ये फौरी अदालत जाएंगे, लिहाजा इसको भी रोका जाए। अगर इस मुल्क के अंदर कोई गद्दारी कर रहा है ना तो इस मुल्क के साथ इलेक्शन कमीशन ने गद्दारी की है। जब तक इलेक्शन कमीशन फैसले की कॉपी नहीं देगा तब तक तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज नहीं कर सकेगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां भी चल रही हैं जो कि 6 जनवरी को ख़त्म होंगी, तो ये चैलेंज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आ सकता है, क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान तोशाखाना फैसला मुअत्तल और अपनी नाअहली ख़त्म करने के केस में सुप्रीम कोर्ट गए तो दरख्वास्त दायर की तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये एतराज़ आयद किया गया कि आपकी दस्तावेज़ात पूरी नहीं है, अभी छुट्टियां हैं, लिहाजा 6 जनवरी को आप वापस आएँ। 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जाएंगे। अगर इससे पहले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक साबित हुए और पीटीआई को बल्ले का निशान वापस मिल गया तो ये पीटीआई की एक बहुत बड़ी फतह होगी। निशान मिलना तो तय है, क्योंकि जिस भोंडे अंदाज से ये केस चला है इसकी गवाही JUI के अब्दुल गफूर हैदरी साहब भी दे रहे हैं और दीगर जमातों को भी ये बात जो है ना मालूम है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बल्ले के निशान के साथ जो है वो किस किस्म की नाइंसाफ़ी जो है वो की गई है। व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें नवाज शरीफ साहब की सालगिरह और कुछ याद दहानियाँ ये बहुत ही ज़रूरी हैं। इनका सियासी जो सफ़र था जहाँ पर आज वो मौजूद हैं, क्योंकि उनके दामाद की तरफ से ये दावा किया गया कि शायद वो 5वीं बार भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। इन्हें एक रिकॉर्ड कायम करना है जिसके पीछे ये लगे हुए हैं, चाहे पाकिस्तान की आवाम जो है वो भूखी नंगी हो जाए। व्यूअर्स, आपको बताएं कि नून लीग को ज़िया-उल हक रजीम में चुना गया और मैं ये तमाम जो नुकात हैं आपको इससे पहले भी मालूम होंगे, लेकिन सिर्फ अपने नौजवानों की जो याददाश्त है उसे रिफ़्रेश करना चाहता हूँ। सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून की असल में पैदाइश कैसे हुई, नवाज शरीफ साहब कहाँ पर स्टैंड करते हैं और उन्होंने सियासत के मैदान में किसके कहने पर और किस तरह कदम रखा,
ये आपको इलेक्शन से पहले बताना और पाकिस्तान की नई नस्ल को बताना बहुत ही जरूरी है। व्यूअर्स, नवाज शरीफ साहब यानी नून लीग को ज़ियाउल हक रजीम में चुना गया। जनरल जलानी जो ISI के साबिक डायरेक्टर थे और जनरल ज़िया के एडवाइज़र थे, उन्होंने नवाज शरीफ को पहले पंजाब का वज़ीर ख़जाना बनाया और आपको याद होगा कि इनके बहुत सारे वीडियो क्लिप्स भी बतौर वज़ीर ख़जाना मौजूद हैं। 1985 और 90 के इलेक्शन दोनों मुख्तदर हलकों की सुपरविजन में हुए और नवाज शरीफ को बेनज़ीर भुट्टो के मुकाबले में उतारा गया। क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो की इस्टेब्लिशमेंट से नहीं बन रही थी, इस बात का जनरल हमीद गुल जो हैं वो काफ़ी बार इजहार भी कर चुके कि कैसे उन्होंने IJI बनाई। फिर व्यूअर्स, जो अहम तरीन बात आपको याद रखनी है कि 1990 में खुफिया एजेंसियों ने बेनज़ीर को शिकस्त देने के लिए 140 मिलियन मुख्तलिफ सियासतदानों में बांटे, तो नवाज शरीफ इसके सफ़े अव्वल के जो मफाद हासिल करने वालों में यानी जो बेनिफिशरी थे। नवाज शरीफ ने अपने मफाद के लिए हर इदारे को तबाह किया। 1997 में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 17 से कम करके 12 कर दी गई। करारदाद कौमी असम्बली से पास कराई, जिससे सदर सुप्रीम कोर्ट के जज को ओहदे से बर्खास्त जो है वो कर सकता है, यानी ये भी उसमें रखा गया। अपने वालिद के दोस्त रफीक तारड़ को सदर लगा दिया गया। दूसरों पर हमला कराने का कहने वाले नवाज शरीफ ने 97 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कराया। नून लीग के हजूम ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया। करप्शन की अगर बात करें, अल अजीजिया केस, रमजान शुगर मिल केस, बैंकों से कर्ज लेकर माफ कराने के केसेस, एवन फील्ड केसेस, मुखालफिन पर कीचड़ उछालना, इमरान खान को बैरूनी मुल्क का एजेंट कहना, PTI खवातीन की किरदार कुशी, पीपल्स पार्टी की बेनज़ीर भुट्टो की किरदार कुशी मुहिम, जब उनके उस्ताद इरफान सदीकी साहब अखबारों के एडिटर थे और बेनज़ीर की तस्वीर जो है वो छापी जाती और कैसी तस्वीरें छापी जाती ये कौम के सामने है। तो इस मौके पर यानी 25 दिसंबर को जब उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, तो ये कौम को याद कराना बहुत ही ज़रूरी था कि एक तरफ उन्हें 5वीं बार यानी चौथी भी नहीं 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब जो है वो कुछ लोग देख रहे हैं, और फिर उनकी असल में जो उनका सियासी सफ़रनामा है ये पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में जिन हरूफ में लिखा हुआ है ये बहुत ही अहम है उन तमाम लोगों के लिए, यानी हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है और आने वाली नस्लों के लिए जो इस वक्त अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारे सियासतदानों ने असल में किया क्या है। व्यूअर्स, 25 दिसंबर जो है वो बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है। ये ज़्यादा अहम है इस वतन अज़ीज़ को इन लोगों के लिए हमने हासिल नहीं किया था कि आज हमारी अपनी आज़ादी जो है वो सल्ब हो जाए और हमें अपनी आज़ादी जो है वो हासिल करने के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करना पड़ रही है। आपको बता दें कि ऐसे मुल्क में जहाँ पर अफसरान से काम लिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी से काम लिया जाता है और जब काम पूरा हो जाए तो उन्हें निकाल फेंका जाता है। इलेक्शन कमीशन जो सब कुछ अच्छा का राग लाप रहा था, इसे एक और मकाम पर नाकामी का सामना करना पड़ा। इलेक्शन कमीशन के कुछ झूठ हैं जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बोले और मुल्क भर में कोई भी RO जानिबदार नहीं है, और साथ ये भी झूठ बोला कि इलेक्शन कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी की शफलिंग कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने 26 अक्टूबर को IG और DC इस्लामाबाद को हटाने का हुक्म दिया। 21 नवंबर को इस्टेब्लिशमेंट डिवीन को ख़त लिखा लेकिन वो तब्दील नहीं हुए, और इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 11 दिसंबर को DC इस्लामाबाद का इस्लामाबाद का RO मुकर्रर किया, और इसके बाद आज 25 दिसंबर को वज़ीर आज़म ने दोनों अफसरान को ओहदों से हटा दिया और नया जो RO है वो लगाने की फहरिस्त जो है वो इसका डिमांड जो है वो कर दी गई है। क्या इससे व्यूअर्स ये साबित नहीं होता कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला? क्या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कार्रवाई होगी? वो काजी फ़ायज़ी ईसा साहब जो लाहौर हाई कोर्ट के जज पर जुडिशल तौहीन अदालत और साथ साथ उमैर न्याजी को तौहीन अदालत का नोटिस भेज सकते हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन से ये सवाल जो है वो नहीं किया जा सकता? ये नून लीग की हमायत की ना एक दूसरी मिसाल जो बहुत ही अहमियत की हामिल है। आपको बता दें कि पंजाब के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG पंजाब के नाम लिखे ख़त में उनके खिलाफ पूरी चार्जशीट जो है बना दी है, और वो ये कहते हैं कि इंतखाबी अमल की शफाफियत पुलिस उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट है। ख़त में ये भी लिखा गया तकरीबन तमाम इजलास से सामने आने वाली शिकायत के हवाले से जो इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए कि किस तरह अथॉरिटी को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब काजी साहब क्या अदालत खोलेंगे, रजिस्ट्रार कोई बयान जारी करेंगे, तर्जुमान साहब कुछ बोलेंगे, ये पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान के निज़ाम को किस तरह जो है आपने इस्तेमाल करना है, ये हमें
बखूबी अदालतों से पता चलेगा चोर रास्ते क्या होते हैं। वो अदालतें जो इन चोर रास्तों को रोकने के लिए बैठी हुई हैं वो आपको बताएंगी कि इन चोर रास्तों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अब एक वाहिद उम्मीद है और इसी उम्मीद के सहारे पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुंतज़िर है कि कब जमहूरियत जो है वो बहाल होगी। व्यूअर्स, आपको खबर ये भी दे दें कि पाकिस्तान के अंदर बिलावल जरदारी साहब ने कुछ ऐलानात किए हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब एक तो हम 17 वजारतें जो है पाकिस्तान के अंदर ख़त्म कर देंगे और फिर 300 यूनिट तक उन्होंने बिजली लाने का यानी बिजली जो है वो मुफ्त देने का ऐलान भी किया है। अब ये जो बातें वो कर रहे हैं शायद इतनी आसान ना हो, चूँकि पाकिस्तान के अंदर प्लेजेस आप कर लेते हैं वो पूरे नहीं होते। बरतानिया के अंदर ये जो इमिग्रेशन का मामला है इसके ऊपर टोरी गवर्नमेंट यानी जो मौजूदा हुकूमत है इनके जो प्लेजेस हैं उन्हें मालूम है कि अगला जो बरस है वो इलेक्शन का है 2025। तो अगर हमने अपनी बातों पर पूरे नहीं उतरते तो इसके क्या नताइज वो निकल सकते हैं। ये फ़र्क है पाकिस्तान की हुकूमत का या कैंडिडेट्स का और बरतानिया की हुकूमत या यहाँ के कैंडिडेट्स का, कि उन्हें मालूम होता है कि हमने आवाम के सामने अपने आप को दोबारा पेश करना है और अगर हम बातों में पूरे ना उतरे तो शायद हमें वोट जो है वो नहीं पड़ेगा। हमने इस मुल्क के अंदर लेबर के हालात जो हैं वो बुरे होते हुए देखे। इराक वॉर के अंदर टोनी ब्लेयर साहब ने आकर माफ़ी मांगी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी और अब लेबर पार्टी का जो जोर टूटने में इराक वॉर का और लोग जिस तरह बदजन हुए एक बहुत बड़ा हाथ है। व्यूअर्स, बिलावल वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देखते रहें और जो उन्होंने एक जुमला कहा मैं आपको आपके साथ शेयर कर देता हूँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से। और ये नफ़रत का वो मेयार है जो आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे ने कायम किया। पहले इकट्ठे हुकूमत में सब कुछ करते रहे लेकिन अब ये नफ़रत का मेयार इस जुमले से आपको ज़रूर नज़र आएगा। वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की मोहब्बत से ये आए, मुझे क्यों निकाला उनका ये नारा था। इलेक्शन के बाद वो ये कहेंगे कि मुझे क्यों लाया। तो ये एक रोमांस चल रहा है जी आसिफ अली जरदारी, बिलावल जरदारी और नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और सिर्फ कोशिश इनकी ये है कि केक में से बड़ा हिस्सा जो है वो किसको मिलेगा और कौन जो है वो आंख का तारा बन के पाकिस्तान के अंदर हुकूमत बनाता है। मैं आपको ना आखिर में ये ख़बर भी दे दूँ और ये नवाज शरीफ साहब के नजूमी दामाद की है और उन्होंने ये कह दिया जी कि चूँकि मैं पीरों फ़कीरों के ख़ानदान में पैदा हुआ तो लिहाजा मेरा पूरा वजदान ये कहता है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 5वीं दफ़ा पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। और तारीख़ आप देखेंगे कि अमीर मकाम साहब जो हैं वो KP के वज़ीर आला बनेंगे और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, क्योंकि मैं पीरों के घर में पैदा हूँ और अल्लाह से यही दुआ कर रहा हूँ। अच्छा जी, फिर ऐसा करते हैं कि इससे पहले माजी में आप बुशरा बीबी के हवाले से जो बातें करते रहे हैं कि पीर फ़कीर, आपने क्या क्या कुछ अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन आज आप अपने आप को और अपने ख़ानदान को ऊंचा रखकर ये बातें करें। खुदा के लिए पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ मत बनाएं। ये डेमोक्रेसी है और इसे डेमोक्रेसी रहने दें और इसे सिर्फ अपने ख़ानदान की जो पीरों की गद्दी होती है ना वो इसे ना बनाएं। और मुझे आज पहले तो मुझे लगता था कि शायद ये ख़ानदान जो है सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार का भूखा है, लेकिन आज इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये जहालत का एक ऐसा अलम उठाए हुए हैं जो सिर्फ हाउस ऑफ शरीफ के अंदर इस वक्त लहरा रहा है। और ये गुफ्तगू कैप्टन सफदर साहब की ना ये जहालत से ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं लगती, क्योंकि आपकी कारकर्दगी कुछ नहीं थी। ये जमहूरियत है, यहाँ पे लोग जो हैं हम उन्हें गिनते हैं और गिना किस तरह जाता है आवाम को, और किसी के साथ जो सपोर्ट है वो कैसे मिलती है, आपके कामों की बुनियाद पर आपको सपोर्ट दी जाती है। लेकिन कैप्टन सफदर साहब ने ये साबित कर दिया कि जहालत का आलम जो है वो हाउस ऑफ शरीफ के जो घर है हाउस ऑफ शरीफ का उसके ऊपर लहरा रहा है। और इसकी सनद हमें इस जुमले से मिल गई जो कैप्टन सफदर ने नवाज शरीफ को 5वीं बार जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बना दिया है। व्यूअर्स, ये शो था आज का हमारा। अपने कमेंट्स भेजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।